नमस्कार। आज के इस वीडियो में मेंडल के तीसरे नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं उसके बारे में हम लोग आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम है यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, जिसके अंतर्गत दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए क्रॉस कराया जाता है। देखिए, आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा है और पृथक्करण का नियम पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि ये जो दोनों नियम हैं ये एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट थे, जहां पे किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए हम क्रॉस कराते हैं। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। और द्विसंकर क्रॉस किसको कहते हैं ये आपको पता होगा कि जब इन्हीं दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। दूसरी बात, ये जो नियम है ये काफी विवादास्पद रहा है, जिसकी काफी आलोचना की गई, क्योंकि मेंडल का ये नियम तभी लागू होता है जब किन्हीं दो लक्षणों के जो जीन हैं वो या तो अलग अलग गुणसूत्रों पर हो, और अगर एक ही गुणसूत्र पर है तो वो एक दूसरे से काफी दूरी पर हो, अर्थात उन दोनों जीनों के बीच में लिंकेज ना हो। अब लिंकेज क्या है मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल आप मोटा मोटा यहाँ डायग्राम में मैं हल्का सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए किसी लक्षण का जीन आपका ए है और दूसरे लक्षण का जीन आपका बी है, तो ये नियम कब लागू होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम कब लागू होगा? जैसे मान लीजिए एक गुणसूत्र आपका ये है और एक गुणसूत्र आपका ये है, और इस गुणसूत्र पे आपका जीन ए है और इस गुणसूत्र पे आपका जीन बी है, या तो ये दशा हो, मतलब दोनों जो जीन हैं वो एक दूसरे से क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग गुणसूत्र पर हो। या फिर अगर मान लीजिए दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर हैं तो दोनों के बीच में क्या हो, काफी दूरी हो, काफी गैप हो। लेकिन अगर ये जीन एक दूसरे के पास होंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक डायग्राम में दिखाऊं, मान लीजिए यहाँ पे एक लक्षण का जीन है और यहाँ पे दूसरे लक्षण का जीन है, अगर ये एक दूसरे के बहुत पास हैं तो इनके बीच में लिंकेज होने के कारण से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम लागू नहीं होता। तो ये जब लिंकेज आप पढ़ेंगे तब आपके समझ में ढंग से आएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना ये समझ लें कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है विवादास्पद नियम रहा है, सब जगह लागू नहीं होता, इसलिए इसकी काफी आलोचना की गई है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या। तो देखिए, किसी एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से प्रभावित नहीं होती, अतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। आप यहाँ पे परिभाषा में भी देखें तो हमने परिभाषा में लिखा है कि किसी एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से प्रभावित नहीं होती, अर्थात यहाँ पे दो लक्षणों की वंशागति का हमने साथ साथ अध्ययन करना है। इसीलिए हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस का उपयोग इस नियम को, इस लॉ को समझाने के लिए किया है। तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि कोई भी जो दो करैक्टर आप डाइहाइब्रिड क्रॉस में लेते हैं तो उनमें जो दोनों लक्षणों की वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता। इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। देखिए, ये समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक में जो संकर का इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है डाइहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन के लिए। आप जानते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में इस प्रकार की आपकी संतति बनती है। तो ये एक संकर संतति है और इसमें जो दो लक्षणों के दो जोड़े लिखा है तो उसमें आपको पता है कि जैसे हमारा जो पहला ये एलिल्स का जोड़ा है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्या, सीट का शेप, एक लक्षण ये हो गया, ठीक है ना। और जो दूसरा जोड़ा है आपका ये दूसरा लक्षण प्रकट करता है, ये क्या करता है, सीट का आपका कलर, सीट का कलर। तो जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं, तो F1 पीढ़ी में ये जो संकर है इसमें लक्षणों के आपने ये दो जोड़े ले रखे हैं। उसके बाद वो ये कहता है कि किसी एक जोड़ी का लक्षण विसंयोजन, मतलब लक्षणों का पृथक्करण दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब क्या है कि जब F1 जनरेशन से युग्मक बनेंगे आपके, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब F1 जनरेशन से युग्मक बनेंगे तो
ये जो दोनों एलिल्स है पहली लक्षण की जोड़ी के, ये एक दूसरे से क्या होंगे, विसंयोजन होगा इनका, एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से पृथक होंगे, और ये कहाँ जाएंगे, युग्मकों में जाएंगे। और उसी प्रकार से ये जो दूसरी जोड़ी है आपके लक्षण के एलिल्स की, ये भी जब एक दूसरे से विसंयोजित होंगे y और स्मॉल y, तो ये भी जो है पृथक होकर के युग्मकों में जाएंगे। तो इनका जो ये विसंयोजन है, इन एलिल्स का जो विसंयोजन है दोनों जोड़ी के एलिल्स का, और युग्मकों में जाना है, वो एक दूसरे से क्या होगा, बिल्कुल स्वतंत्र होगा, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये इस डेफिनेशन में बताया गया है। और इसको समझने के लिए अभी हम स्टेप वाइज पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस एक एक करके डिस्कस करते हैं, तो क्लियर आपको ये हो जाएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम क्या कहता है। अब देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम दो लक्षण लेते हैं, दो कैरेक्टर्स लेते हैं। तो जो पहला कैरेक्टर हमने लिया, हमने वो लिया है क्या, सीट का आकार, सीट का शेप। और आप जानते हैं कि सीट का जो शेप होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक है राउंड, जो आर एलिल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा है सीट का शेप क्या, रिंकल्ड या झुर्रीदार, जो स्मॉल आर एलिल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा जो कैरेक्टर हमने लिया वो लिया सीट का रंग, सीट का कलर। और सीट का कलर के जो विरोधी एलिल्स हैं वो क्या हैं, एक कैपिटल वाई जो सीट के कलर पीले के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और दूसरा एलिल क्या है, स्मॉल वाई, जो सीट के ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो लक्षण लिए, एक सीट का आकार और दूसरा क्या लिया हमने, सीट का रंग। तो अगर आप देखें तो जो आपने एक पेरेंट लिया डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, वो पहला पेरेंट क्या है, जो कि राउंड और येलो सीड रखता है। राउंड मतलब गोल और येलो मतलब पीला सीड रखता है। तो ये इसकी जीनी संरचना होगी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बीच के गोल आकार के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और कैपिटल वाई ये जो एल का युग्म है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस बीच के पीले रंग के लिए। तो पहली जो पेरेंट हमने लिया, पेरेंट जनक हमने लिया, वो क्या लिया, राउंड येलो सीड वाला पौधा। दूसरा जो हमने क्रॉस के लिए पौधा लिया पेरेंट, वो लिया रिंकल्ड ग्रीन सीड। और रिंकल्ड ग्रीन सीड क्या मतलब क्या होता है, झुर्रीदार और हरे रंग का बीज। और इसकी जो जीनी संरचना है वो क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहां स्मॉल आर जो आपका जीन युग्म है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बीज के रिंकल्ड झुर्रीदार आकार के लिए, और स्मॉल वाई जो युग्म है आपका एलिल्स का, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बीच के हरे रंग के, ग्रीन रंग के लिए। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत हमने क्या किया, दो पैतृक लिए, और कैरेक्टर कौन से लिए, दो कैरेक्टर लिए, एक सीट का शेप और दूसरा सीट का रंग, आकार, रंग और आकार। और इस हिसाब से इन दो लक्षणों के हिसाब से हमने दो पेरेंट्स ले लिए, एक पेरेंट ले लिया गोल और पीला बीज वाला, और दूसरा क्या ले लिया, झुर्रीदार और हरे बीज वाला। अब देखिए, ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने जो दो पैतृक जनक लिए, हम जब इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में क्या संतान बनती है उसका हम अध्ययन करते हैं, तो उससे आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, अगर आप इन दोनों पेरेंट जनरेशन से बनने वाले युग्मकों को देखें तो आप ये पाएंगे कि जो पहली आपकी पैतृक है प्योर राउंड और येलो बीज वाले जनक, उनमें कैपिटल आर कैपिटल वाई जीनी संरचना है, और इनसे जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले युग्मक बनेंगे। सारे युग्मक इसी जीनी संरचना के होंगे, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई ये जो जनक है, इससे जो युग्मक बनेंगे वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई जीनी संरचना वाले होंगे। जब इन दोनों युग्मकों का संलयन होता है, ये दोनों युग्मक आपस में जुड़ते हैं, तो इनसे F1 जनरेशन की संतान आपकी बनती है, जिसकी जीनी संरचना क्या होगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर यहां से आ गया इस जनक के युग्मक से, स्मॉल आर इस जनक से, कैपिटल वाई इस जनक के युग्मक से, और स्मॉल वाई इस जनक के युग्मक से। तो ये जो पौधा हमें प्राप्त हुआ ये कैसा होगा, ये होगा येलो राउंड सीड्स। तो ये हमें पता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में कि F1 जनरेशन में जो संतानें पैदा होंगी वो सब की सब संतानें कैसी होंगी, पीली और गोल बीज वाली होंगी, और जिसकी जीनी संरचना क्या होगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पे आपको ध्यान देना है
कि द्विसंकर क्रॉस के अंतर्गत F1 पीढ़ी में युग्मक निर्माण के दौरान एक लक्षण के कारक या एलील स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के कारक या एलील के साथ संयुग्मित होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, और या ये कहिए कि ये जो परिभाषा मैंने यहाँ दिखाई दी है यही कंप्लीट आपका स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को प्रकट करता है। कैसे, आप समझिए। देखिए F1 जनरेशन में अभी आपने देखा था कि आपको जो संतान प्राप्त हुई वो कैसी प्राप्त हुई, संकर प्राप्त हुई, राउंड और येलो सीड वाली, मतलब गोल और पीले बीज वाली प्राप्त हुई, जिसकी जीनी संरचना क्या थी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप चाहे तो इसे डायग्राम में भी देखिए, ये बीज कैसा बना आपका F1 जनरेशन का, गोल है और साथ साथ कैसा है, पीला है। अब ये जो परिभाषा दी गई है ये कहती है कि ये जो F1 जनरेशन की संतान है, इससे जब युग्मक बनते हैं, युग्मक निर्माण होता है, तो एक लक्षण के जो कारक या एलील हैं वो स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण या कारक के साथ संयुग्मित होते हैं। आप अगर इस बीज को देखें तो आप ये पाएंगे कि इसमें कौन कौन से लक्षण हैं। इसमें दो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो दो लक्षण कौन कौन से हैं। एक लक्षण आपका ये वाला है जो दिखाया गया है, क्या, राउंड बीज का आकार, और दूसरा लक्षण जो है वो ये दिखाया गया है, येलो बीज का रंग। तो दो लक्षण हैं, एक बीज का आकार और दूसरा क्या है, बीज का रंग। इसमें दो लक्षण हैं। तो इन लक्षणों के जो एलील आपके F1 जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राउंड बीज के आकार के लिए कौन से एलील हैं इसके पास, दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, और येलो या बीज के रंग के लिए कौन से एलील्स हैं, दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये जो नियम कहता है ये कहता है कि किसी एक लक्षण के जो एलील हैं, किसी एक लक्षण के जो एलील हैं वो दूसरे लक्षण के एलील के साथ संयुग्मित होने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब ये जो कैपिटल आर है ये और स्मॉल आर, ये जो दोनों हैं ये दोनों दूसरे लक्षण के जो एलील हैं ये इनके साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। कैसे, मैं आपको एक एक करके बहुत आराम से इस चीज को आप समझिएगा, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपकी ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ये क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एलील युग्म आर आर को लेते हैं। आप देखिए इसमें दो लक्षणों के जो हैं, दो लक्षण हैं, तो दो लक्षणों के लिए एलील्स के कितने जोड़े हैं, दो जोड़े। एक जोड़ा ये है कैपिटल आर स्मॉल आर का, और दूसरा जोड़ा क्या है, ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। तो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के हिसाब से क्या हम समझते हैं कि एलील युग्म आर आर का एलील आर दूसरे लक्षण के किसी भी एलील वाई या स्मॉल वाई से जुड़ सकता है, और कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई जीनी संरचना वाले युग्मक बना सकता है। बात आपकी समझ में आई। क्या कहा गया कि ये जो एलील युग्म है कैपिटल आर स्मॉल आर का, ये एलील युग्म में दो एलील्स हैं, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। तो ये जो कैपिटल आर है इसका, ये दूसरे लक्षण के ये जो दो एलील्स हैं इनमें किसी के साथ भी स्वतंत्र रूप से जुड़ सकता है। ये आर चाहे तो इस कैपिटल वाई के साथ जुड़ जाए, ये आर चाहे तो स्मॉल वाई के साथ जुड़ जाए, और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई या कैपिटल आर स्मॉल वाई जीनी संरचना वाले युग्मक बना सकते हैं। इसके लिए क्या है, स्वतंत्र है। जैसे आप देखिए यहां पे आपके दो गैमेट्स बन गए, एक बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, जब ये आर कैपिटल वाई के साथ जुड़ा तो ये बन गया, या दूसरा युग्मक क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक हो गया। इसी प्रकार से एलील युग्म कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो पहला एलील युग्म है इसका जो स्मॉल आर एलील है, स्मॉल आर एलील है, ये भी स्वतंत्र है इस दूसरे लक्षण के एलील्स के साथ जुड़ने के लिए। ये स्मॉल आर चाहे तो कैपिटल वाई के साथ जुड़ जाए, जैसे ये जुड़ गया, या ये स्मॉल आर चाहे तो स्मॉल वाई के साथ जुड़ जाए, जैसे ये जुड़ गया। तो आप यहां देख रहे हैं कि युग्मकों का जब निर्माण F1 जनरेशन में हो रहा है, ये युग्मक ही तो बन रहे हैं आपके, तो युग्मकों का निर्माण जब F1 जनरेशन में हो रहा है तो किसी एक लक्षण के जो एलील हैं वो स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के एलील के साथ संयुग्मित होते हैं, युग्मित होते हैं और युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो ये जो परिभाषा ऊपर आपकी दी गई है कि F1 पीढ़ी में युग्मक निर्माण के दौरान एक लक्षण के कारक या एलील स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के कारक या एलील के साथ संयुग्मित होते हैं। तो यहां आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जुड़ सकता है,
कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जुड़ सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जुड़ सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जुड़ सकता है। तो यही आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि एक लक्षण का एलिल्स का जो युग्म है उसका कोई भी एलिल दूसरे लक्षण के जो एलिल्स का युग्म है उसके किसी भी एलिल के साथ जुड़ करके युग्मकों का निर्माण कर सकता है। अब देखिए युग्मकों के निर्माण की इस क्रिया विधि को थोड़ा सा हम इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, गुणसूत्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये कोशिका है F1 जनरेशन के पादप की। आप जानते हैं F1 जनरेशन की जीनी संरचना क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल है युग्म, ये है बीज के आपके आकार के लिए, जिसमें कैपिटल आर जो एलिल है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बीज के गोल आकार के लिए, स्मॉल आर बीज के झुर्रीदार के लिए। वाई वाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैपिटल वाई बीज के पीले रंग के लिए और स्मॉल वाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, बीज के हरे रंग के लिए। और ये चारों गुणसूत्र में ये एलिल मौजूद है। पहला जो गुणसूत्र है इसमें कैपिटल आर एलिल मौजूद है, दूसरा जो गुणसूत्र है इसमें स्मॉल आर एलिल मौजूद है, तीसरा जो गुणसूत्र है इसमें कैपिटल वाई मौजूद है और चौथा जो गुणसूत्र है इसमें स्मॉल वाई एलिल मौजूद है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब युग्मक बनते हैं तो आपने पढ़ा होगा, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं क्या होता है कि गुणसूत्रों के जोड़े में से जो समजात गुणसूत्र हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों जो हैं समजात गुणसूत्र का जोड़ा है और ये दोनों क्या है समजात गुणसूत्र का जोड़ा है। तो इस जोड़ी में से एक गुणसूत्र ऊपर के ध्रुव की ओर चला जाता है और एक गुणसूत्र नीचे के ध्रुव की ओर चला जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरी जोड़ी है उसमें भी एक गुणसूत्र ऊपर के ध्रुव की ओर और एक गुणसूत्र नीचे के ध्रुव की ओर चला जाता है और उसके बाद दोनों ध्रुवों से जो गुणसूत्र इकट्ठे होते हैं वो अलग अलग युग्मकों का निर्माण करते हैं। अब डायग्राम के माध्यम से मैं आपको यहां समझाता हूं। मान लीजिए अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो कैपिटल आर है ये वाला गुणसूत्र आपके एक ध्रुव की ओर आ गया और ये जो पिंक वाला जो स्मॉल आर है ये ऊपर वाले ध्रुव की ओर चला गया, ठीक है। और जो दूसरी जोड़ी है कैपिटल वाई स्मॉल वाई की, इसमें कैपिटल वाई वाला गुणसूत्र जो है ऊपर वाले ध्रुव की ओर चला गया और स्मॉल वाई जो है नीचे वाले ध्रुव की ओर चला गया। तो कंडीशन कुछ आपकी ये वाली बन जाएगी, अर्थात ऊपर कौन कौन से आपके एलिल इकट्ठे हो गए, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और नीचे कौन से इकट्ठे हो गए आपके, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो एक युग्मक आपका ये बन सकता है और एक युग्मक आपका ये बन सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो आपके एलिल्स हैं ये स्वतंत्र रूप से जो है वंशागत होते हैं, किसी के दबाव में वंशागत नहीं होते। तो अब आप दूसरा देखिए, दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है इनके बीच में। अब मान लीजिए आपका क्या हुआ कि ये एलिल में थोड़ा सा बदलाव आया। अब बदलाव क्या आया देखिए आप, मान लीजिए अब ये जो कैपिटल वाई है ये ऊपर ना जाकर के कहां चला गया, नीचे वाले ध्रुव की ओर चला गया, और ये जो छोटा वाला स्मॉल वाई है ये चला गया आपका ऊपर वाले ध्रुव की ओर। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, अर्थात ऊपर वाले ध्रुव की ओर कौन सा युग्म बन जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, और नीचे वाले ध्रुव की ओर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो आप यहां पे अगर आप देखें तो आपके चार प्रकार के युग्मक बनने की संभावना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इस प्रकार से चार युग्मक बनने की संभावनाएं हैं। तो यहां इस डायग्राम के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो आपकी ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो आपके एलिल्स हैं, लक्षणों के जो आपके एलिल्स हैं ये स्वतंत्र रूप से जो है क्या हो रहे हैं, वंशागत हो रहे हैं। ये जोड़ा इस जोड़े को और ये जोड़ा इस जोड़े को किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर रहा, ये स्वतंत्र हैं। कैपिटल आर इस जोड़े का जो कैपिटल आर है ये वाला जो गुणसूत्र का जो एलिल है वो इसके साथ भी जुड़ सकता है और इसके साथ भी जुड़ सकता है। पहली जोड़ी का जो स्मॉल आर ये वाला जो एलिल है इस गुणसूत्र में ये इसके साथ भी जुड़ सकता है और ये इसके साथ भी जुड़ सकता है। तो ये एक दूसरे के साथ युग्म बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो देखिए ये बात अभी क्लियर समझ में आ गई होगी कि F1 जनरेशन जो है उसका जो हाइब्रिड है उसमें किस प्रकार से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको दिखाई दिया। पहले लक्षण का जो आपके दो एलिल्स हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और जो दूसरे लक्षण के आपके दो एलिल्स हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के तहत एक दूसरे के साथ युग्मित होते हैं और युग्मक में स्थानांतरित होते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जुड़ जाता है और युग्मक में कैपिटल आर कैपिटल वाई चले जाते हैं। कैपिटल आर स्मॉल वाई से जुड़ जाता है तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बन जाता है। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जुड़ करके बना लेता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जुड़ करके बना लेता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक लक्षण के जो दोनों एलिल्स हैं
वो दूसरे लक्षण के एलील्स के साथ युग्मकों में स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं होता, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ करके इस प्रकार के 4 युग्मक बन जाते हैं। ये आपको क्लियर है। अब ये जो युग्मक हैं ये अलग अलग प्रकार के युग्मक बने और ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पुष्ट करते हैं। इनका जो प्रभाव, इन 4 युग्मकों का प्रभाव जो होता है वो अगर आपको देखना है तो हमें F2 जनरेशन का अध्ययन करना पड़ेगा। और F2 जनरेशन का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें F2 जनरेशन पाने के लिए हमें F1 जनरेशन के पौधे के बीच में सेल पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। सेल पॉलिनेशन का मतलब आप जानते हैं, सेल पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि पौधे के जो परागकण है उसी पौधे के वर्तिकाग्र के द्वारा उसके अंड को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, एक ही पौधे के युग्मक है तो नर युग्मक और मादा युग्मक बिल्कुल एक समान होंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो 4 युग्मक बने यहाँ लिख दिया और वही 4 युग्मक हमने यहाँ फीमेल गैमेट के रूप में लिख दिया। और अब इनके बीच में क्रॉस कराकर जो 16 संतानें प्राप्त होंगी उसे पाने के लिए हमने यहाँ पुनेट स्क्वायर चार्ट का इस्तेमाल किया और ये 16 संतानें आपको प्राप्त हो गई। अब ये जो 16 संतानें प्राप्त हुई, जरा हम इनका फिनोटाइप देखेंगे। देखिए, मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपका शुरू हुआ तो इसमें पेरेंट जनरेशन जो थी पी जनरेशन, उसमें हमने कौन कौन से पौधे लिए थे, आर आर और वाई वाई, मतलब गोल और पीला, और दूसरी जो जनक थी वो थी स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब झुर्रीदार और हरा। अब अगर आप इन पौधों को देखें, ये 4, ये और ये, मतलब ये जो 9 पौधे हैं आपके, ये जो 9 पौधे हैं आपके, ये कैसे हैं दिखने में, आपके गोल और पीले, क्योंकि इन 9 के 9 पौधों में जो जीनी संरचना है वो आर और वाई मौजूद है, तो ये अपने इस पेरेंट के समान है, गोल और पीले हैं। और ये वाला जो पौधा है जो ये एक पाया गया है, ये कैसा है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला, मतलब रिंकल्ड और ग्रीन, ये अपने इस पैतृक के समान है। तो ये जो 10 पौधे हैं ये बिल्कुल आपके फिनोटिपिकली आप देखेंगे तो ये अपने पैतृक के समान है, अपने पैतृक जनरेशन के समान है, तो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जो बचे हुए पौधे हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये कुछ नए प्रकार के पौधे प्राप्त हुए जो ना तो अपने पैतृक के एक जनक के समान है पैतृक, और ना ही अपने पैतृक दूसरे जनक के समान है। अब थोड़ा सा आप इसको समझिए, आप इस पौधे को देखिए, आप इस पौधे को देखिए, आप इस पौधे को देखिए, तो आप इसमें देखेंगे कि इनमें आर और स्मॉल वाई पाया जाता है। आर राउंड के लिए और स्मॉल वाई हरे के लिए। क्या किसी भी पैतृक में ये जीनी संरचना थी? ये क्या दिखा रहा है, गोल और हरा। ये जो गोल हरा है ये आपको 3 पौधे प्राप्त हुए हैं और ये गोल हरा अपने पैतृक से मिलता जुलता नहीं है। उसी प्रकार से आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसकी जीनी संरचना क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, मतलब आपका झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, और ये भी संख्या में कितने पाए गए हैं, 3। और ये जो जीनी संरचना है झुर्रीदार और पीला, इस प्रकार का भी कोई आपका पैतृक मौजूद नहीं है। तो यहां प्रश्न यही उठता है कि ये जो 2 रिकॉम्बिनेशन प्राप्त हुए F2 जनरेशन में, ये जो संतानें प्राप्त हुई आपकी 6, ये अपने पैतृक से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संतानें आपकी कहां से आई, ये नया जो रिकॉम्बिनेशन है ये कहां से आया। तो यहां आपको ये समझना है कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के कारण जो बने हुए युग्मक हैं उनकी वजह से ये नया नियम आया। तो ये जो नए 6 संतानें हैं जो पैतृक के समान नहीं हैं, ये स्पष्ट करती हैं कि किसी लक्षण के एलील किसी दूसरे लक्षण के एलील के साथ स्वतंत्र रूप से संयोजित हो सकते हैं। अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही संयोजित होता तो आपको हमेशा गोल और पीला बीज ही मिलता, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ संयोजित हुआ और इसी कारण से आपको कैसा बीज मिला, गोल और हरा बीज मिला। अगर स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ ही संयोजित होता तो हमेशा आपको कैसा बीज मिलता, हरा और झुर्रीदार। लेकिन स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ संयोजित हुआ, इसलिए आपको कैसे पौधे मिले, कैसे भी संतानें मिली, झुर्रीदार और पीली। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि किसी लक्षण के एलील किसी दूसरे लक्षण के एलील के साथ स्वतंत्र रूप से संयोजित होते हैं जब युग्मक बनते हैं, और इसी कारण से F2 जनरेशन में हमें ये नए रिकॉम्बिनेशन पौधों के प्राप्त होते हैं। अब अंत में
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को एक बहुत सिंपल परिभाषा के साथ आपके सामने प्रकट करते हैं। प्रत्येक लक्षण के जीन किसी दूसरे लक्षण के जीन से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों में वंशागत हो जाते हैं एवं किसी लक्षण के एलील युग्म का कोई एलील किसी दूसरे लक्षण के एलील युग्म के किसी भी एलील से स्वतंत्र रूप से जुड़ सकता है और यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम को भली प्रकार से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।